Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in। तो कई सारे आंसर्स चेक करने के बाद इवेल्युएट करने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या एरर्स मैंने फाइंड आउट करी हैं जो मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट के केसेस में मिल रही हैं और वो एरर्स स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आंसर राइटिंग सेशन में करते हैं। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ऑप्शनल के जब मेरे पास बच्चों के आंसर्स आते हैं चेकिंग के लिए तो कुछ ऐसे एरर्स मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली करते ही जा रहे हैं। तो टुडे आज हम उन सारे ही एरर्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर आप भी अपने आंसर्स में उन एरर्स को कर रहे हो तो ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम से जब कोई भी आंसर लिखो या क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उन आंसर्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन एरर्स को एलिमिनेट कर सको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। तो सबसे पहला एरर जो मुझे बहुत ही ज्यादा मिलता है या मैं बोलूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आंसर्स में मिलती है वो है जेनेरिक आंसर्स। कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जेनेरिक आंसर्स लिखते हैं। एग्जांपल की बात करता हूं, रिसेंटली मैं एक आंसर चेक कर रहा था जिसमें स्टूडेंट्स को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने थे। तो मैंने क्या देखा, एडवांटेजेस में बच्चा स्टूडेंट क्या लिख रहा है कि भाई इट इज सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। आया जितना मेरे को याद आ रहा है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अब ये देखो कितना जेनेरिक सा आंसर लिख दिया बच्चे ने, इट इज सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल। क्या मतलब है इसका, कैसे सिंपल है वो टेक्निक या वो कैसे इजिली अंडरस्टैंडेबल है, किसके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है? मैनेजमेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इन्वेस्टर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, गवर्नमेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो ये पॉइंट्स बच्चे बहुत ज्यादा मिस आउट करते हैं कि बहुत ही रैंडम, मतलब ये दिखाता है कि बच्चे को आंसर आता नहीं है, उसने अच्छे से पढ़ा नहीं है। बस वो जैसे हम कॉलेज में करते हैं ना कि भाई एक हिंट दे दो पूरा पैराग्राफ क्रिएट कर देंगे, वो पूरा का पूरा दिखता है जब आप जेनेरिक आंसर्स लिखते हो। ठीक है, तो आपको मिस्टेक करनी क्या नहीं है कि आपको ज्यादा जेनेरिक आंसर नहीं लिखने, स्पेसिफिक रहना है, पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे डिसएडवांटेज में बहुत बार लिख देते हैं इजी टू कैलकुलेट, राइट? तो ये आंसर शो नहीं करता कि आप अपने मतलब क्वेश्चन के ऊपर पकड़ रखते हो, नॉलेज रखते हो। तो इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, राइट? फिर मैंने आंसर राइटिंग में क्या देखा है कि बहुत सारे बच्चों का फ्लो मिसिंग होता है। फ्लो मिसिंग होता है कि भाई एक पैराग्राफ लिख रहा था फिर सेकंड पैराग्राफ को रिलेट ही नहीं कर पा रहा है ऊपर वाले पैराग्राफ से, राइट? फिर जो सेकंड मिस्टेक है वो क्या होती है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं होता। कभी कभार स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो ही इतना दे जाता है कि जिसपे क्वेश्चन ने आंसर मतलब मांगा होता है, जिसपे क्वेश्चन में जो नॉलेज डिमांड कर रहा होता है, जो आंसर डिमांड कर रहा होता है, स्टूडेंट उससे रिलेवेंट कंटेंट बहुत कम लिखता है। जिससे होता क्या है, मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? फिर आंसर राइटिंग में और क्या प्रॉब्लम आती है जब हम आंसर्स की बात करते हैं, एक तो आती है हमारे पास हैंड राइटिंग। कई स्टूडेंट्स की आई नो हैंड राइटिंग चेंज करना डिफिकल्ट टास्क है, और मैं चेंज करने के लिए कहता नहीं, बस मैं कहता हूं इंप्रूव करो। और इंप्रूव का मेरा मतलब क्या होता है, एक तो हमारे पास कभी कई स्टूडेंट्स को तो वो प्रॉब्लम होती है कि वो रिसेंटली आंसर लिख रहे होते हैं तो स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पाते क्योंकि विदाउट लाइंस उनको लिखने की हैबिट नहीं होती, तो वो तो चलो प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगी। बट कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइंस को चिपका देते हैं, जिससे जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है आंसर की वो खराब, मतलब खराब हो जाती है और समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप अपनी लाइंस या वर्ड्स के बीच में स्पेस इंप्रूव करो, जिससे होता क्या है कि जो आंसर है वो इजिली पढ़ा जाता है एटलीस्ट। ठीक, और एक और कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स अपने आंसर राइटिंग में करते हैं वो क्या है कि बहुत ज्यादा एब्रीविएशंस यूज करते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूं अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, तो मैंने क्या देखा भाई, इक्विटी शेयर्स को जनरली स्टूडेंट ईक्यू लिख रहा होता है, और कभी कभार ईक्यू आंसर के फ्लो में समझ नहीं आता। तो जहां हो सके हमें
एब्रीवेशंस को अवॉइड करना है और सिर्फ वो ही एब्रीवेशंस लिखनी है जो कि जनरल है। अपनी बनाई हुई एब्रीवेशंस नहीं लिखनी। स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, अपनी बनाई हुई एब्रीवेशंस लिखते हैं। ठीक है, अब एक बार एक और एरर जो बहुत कॉमन देखा है मैंने स्टूडेंट्स के बीच में, वो होता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमारा फॉर्मेट गलत होता है। कई बार स्टूडेंट्स को समझाया कि फॉर्मेट को इंप्रूव करो, तो स्टूडेंट्स कभी बार रिप्लाई कर देते हैं कि सर अभी प्रैक्टिस करना था इसलिए सही नहीं है। मैं उनको समझाता हूं और आप भी समझ लो, अगर आप प्रैक्टिस में गलत बनाओगे, प्रैक्टिस में सारी डिटेल्स नहीं लिखोगे, तो आपका मेंस में जब लिखने जाओगे तब भी आपकी वही हैबिट बनी रहेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स करते क्या है, फॉर सेक ऑफ सॉल्विंग ही प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर निकाल के चेक कर लिया कि हमारा आंसर क्या है। जिससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं या फाइनल आंसर लिखने बैठते हैं, उनके प्रॉब्लम फॉर्मेट में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मेट करेक्ट नहीं होता। क्योंकि अभी जब हम चेक कर रहे हैं, माइट भी मैं आपका आंसर इवेल्युएट करके छोड़ दूंगा कि हाँ भाई आपका आंसर सही है, कि चलो फॉर्मेट पे मैं फोकस नहीं कर रहा, बट एट एंड ऑफ द डे जब आप पूरे 3 आवर्स के पेपर अटेम्प्ट करते हो, तब आपके फॉर्मेट आपको याद नहीं आते क्या क्या, मतलब क्या क्या मिसिंग है। कि हाँ, अगर हम कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, कोई लेजर क्रिएट हो रहा है तो डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना कहां पे है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई है उस फॉर्मेट में। हम अपनी टर्मिनोलॉजीज लिखने लग जाते हैं पर्टिकुलर्स में, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है। तो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, स्टार्टिंग से ही ट्राई करना है कि फॉर्मेट के अंदर ही हम आंसर्स लिखें। ठीक है, फिर एक लास्ट एरर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जो उनका आंसर होता है उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिसिंग होता है। और मैं सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं दे नोज, मैं हर बार बोलता हूं कि आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें पॉसिबल है सॉरी, तो उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, जैसे कई सारे कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे को प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना होता है, राइट। जैसे कैपिटल बजटिंग आ जाता है, उसमें हमारे पास उसके बाद मेक एंड बाय डिसीजंस आ जाते हैं। इन सब में हमें आंसर्स को या प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना होता है। जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं, प्लान्स दे रखे होते हैं, उन्हें इवेल्युएट करना होता है कि हाँ भाई प्लान ए ऑप्ट करेंगे, प्लान बी ऑप्ट करेंगे। तो फाइनल में स्टूडेंट्स करते हैं क्या है, भाई प्लान ए ऑप्ट करेंगे, लिख दिया। फिर प्लान ए ऑप्ट क्यों हो रहा है, लेट्स सपोज उससे हायर ईपीएस आ रहा है, हायर ईपीएस आ रहा है तो क्या एडवांटेजेस है कंपनी को, और क्यों हायर ईपीएस वाला ही सेलेक्ट हुआ, ये सारी चीजें हम कंक्लूजन में मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कई बार तो कि हाँ प्लान ए सिलेक्ट, रीजन दे दिया प्लान ए का ईपीएस हायर है। बेटर क्या होगा, प्लान ए का ईपीएस हायर है, ईपीएस हायर है क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा शेयर होल्डर्स है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे भी हमें फोकस करना है, नॉट ओनली इन थ्योरी क्वेश्चंस बट इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, और देखो ये सारे एरर्स होते क्या क्यों हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को सेल्फ इवेल्युएट नहीं करते, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिसिंग है कि जब आपने एक बार आंसर लिख लिया उससे आप सेल्फ इवेल्युएट करो। सेल्फ इवेल्युएशन से होगा क्या, सेल्फ इवेल्युएशन से होगा कि आप अपने आंसर को खुद एनालाइज कर पाओ। सिर्फ आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो आगे से करना क्या है आपको, इन सारे एरर्स को आपको रिपीट नहीं करना अपने आंसर्स में। ठीक है, और स्टूडेंट जो मेरे को आंसर इवेल्युएट करने के लिए भेज रहे हैं वो तो खासकर ध्यान रखें इस बात का। फिर सेकंड चीज, अपने अंदर हैबिट लेके आओ कि आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवेल्युएट करो। ठीक, समझ आ गया। So that's all for today. Bye bye. Take care. See you soon.